हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें, ब्रिटिश शासन की नींव 1757 में लड़े गए प्लासी के युद्ध में रखी गई। ठीक है, जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। तो उसी के दौरान जो ब्रिटिश लोग थे वो भी भारत में आए थे। ठीक है, इसका सेकंड इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए बच्चों, ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को एक पोषक अर्थव्यवस्था बनाना बनाना था। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक पोषक अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि पोषक अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो बेटा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, केवल एग्रीकल्चर चीजों पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? पोषक अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें लिखा हुआ है, ब्रिटिश शासन से पहले भारत पूरे विश्व में हस्तशिल्प उद्योग के लिए जाना जाता था। ठीक है, ब्रिटिशर्स जब हमारे इंडिया में नहीं आते थे तो भारत जो था पूरे विश्व में हस्तशिल्प उद्योग के लिए जाना जाता था। हमारे भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत ज्यादा क्या थे बेटा? फेमस थे। इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं? जैसे सूती और सिल्क वस्त्र उद्योग हो गया हमारा, सूती एंड सिल्क वस्त्र उद्योग हो गया, धातुएं हो गई, कीमती पत्थर हो गए, कीमती इन इन सभी चीजों की जो मांग थी हमारे पूरे विश्व में बहुत ज्यादा थी। इंडिया के इन चीजों की जो मांग थी पूरे विश्व में बहुत ज्यादा थी। कौन कौन सी वस्तु थी? वो सूती और सिल्क वस्त्र हो गए, धातु हो गई और कीमती पत्थर हो गए। इनकी जो डिमांड थी, इनकी जो मांग थी, वो पूरे विश्व में बहुत ज्यादा थी। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हस्तशिल्प उद्योग क्या होते हैं? बेटा सुनिए, ऐसे उद्योग जो हाथ से बनी वस्तुएं बनाते हैं उन्हें हस्तशिल्प उद्योग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हस्तशिल्प उद्योग कहा जाता है। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ब्रिटिश काल के दौरान कृषि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या थी? ब्रिटिश काल के दौरान कृषि क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं क्या थी? या ऐसी क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि की गतिहीनता के मुख्य क्या कारण थे? ये मुख्य कारण क्या थे? कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे? तो वैसे तो बहुत सारे कारण कृषि की गतिहीनता के कारण बने, लेकिन इसमें मेन मेन कारण बनेंगे पड़ेंगे जो कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण बने। तो पहला किसका कारण क्या था? पहला कारण था भू बंदोबस्त प्रणाली, जिसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता था। हाँ बच्चों, भू बंदोबस्त प्रणाली जिसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता था। इसमें क्या होता था? तो इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, इस प्रथा के अनुसार किसानों को कृषि से होने वाले लाभ का अधिकतम भाग जमींदारों को लगान के रूप में देना होता था। हाँ, इस प्रथा के अनुसार क्या होता था कि जो किसान जो भी लाभ कमाते थे, उस लाभ का बहुत सारा भाग किसको जाता था? वो जमींदारों के पास जाता था। ठीक है, किसके पास जाता था? जमींदारों के पास वो जाता था। आगे सुनिए, जमींदारों को किसानों की आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। जमींदारों किसानों की आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। किसान भूखे मर रहे हैं, उनके पास पैसा है नहीं है, लेकिन जमींदारों का मेन उद्देश्य क्या था? लगान इकट्ठा करना। लगान मतलब टैक्स इकट्ठा करना। किसान जी रहे हैं, मर रहे हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। आगे देखिए इसमें क्या था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, जमींदारों को लगान की एक निश्चित राशि निश्चित तिथि पर ब्रिटिश सरकार के पास जमा करानी होती थी। ठीक है, जमींदार को जो भी लगान कलेक्ट किया जाता था जमींदार द्वारा, वो क्या था? ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित तारीख तक जमा कराना होता था। उसको एक फिक्स अमाउंट में ब्रिटिश सरकार को जमा कराना होता था। इसका नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, निश्चित राशि पर लगान ना जमा कराने पर जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाता था। हाँ बेटा, अगर जमींदार उस लगान को निश्चित राशि तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं देते थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? उनसे उनके राइट छीन लिया करती थी। देखो बेटा कि इसमें मोटा मोटा क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है भूबंदोबस्त प्रणाली में क्या है कि जो जमींदार थे वो क्या थे? किसानों से लगान वसूला करते थे, और उस लगान को किसको देना होता? उस लगान का एक बहुत बड़ा भाग वो किसको दिया करते थे? ब्रिटिशर्स को दिया करते थे। किसको दिया करते? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स को ना देने की जो डेट थी वो भी क्या थी बेटा? फिक्स थी। अगर जो जमींदार थे उस डेट पे लगान नहीं देते थे तो उनके उनसे राइट छीन लिए जाते थे। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कृषि का व्यवसायीकरण। क्या दिया हुआ? कृषि का व्यवसायीकरण। अच्छा, कृषि के व्यवसायीकरण का क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है, जब फसलों का उत्पादन स्वयं उपभोग ना के लिए ना करके बेचने के लिए किया जाता है। अगर फसलों का उत्पादन बेचने के लिए किया जा रहा है, खुद के लिए नहीं कर रहा, अगर किसान फसलों का उत्पादन बेचने के लिए कर रहे हैं तो उसे कृषि का व्यापारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि का व्यापारीकरण
कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका लिखा हुआ है ब्रिटिश शासन के दौरान नकदी फसलों जैसे कपास तथा जूट उगाने के लिए ऊंची कीमत दी जाती थी। देखो क्या थी, ब्रिटिश सरकार जो थी वो किसानों को वो कपास और जूट उगाने के लिए क्या देती थी, एक बहुत ज्यादा कीमत देती थी, जिससे जो किसान थे वो लालच में आ जाते थे। किस में आ जाते थे? लालच में आ जाते थे। ब्रिटिश सरकार नकदी फसल उगाने के लिए, जैसे नकदी फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, जैसे कपास तथा जूट उगाने के लिए किसानों को एक ऊंची राशि देती थी, ऊंची कीमत देती थी, जिससे किसान किस में आ जाते थे किसान, जिसमें बेटा लालच में आ जाते थे, उनका उत्पादन किया करते थे। आगे पॉइंट देखिए, कृषि के व्यवसायीकरण का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल को प्राप्त करना था। ठीक है बेटा। अच्छा कृषि के व्यवसायीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि के व्यवसायीकरण का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल को प्राप्त करना था। उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो अपने ब्रिटेन के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग लगे हैं, उसके लिए केवल कच्चा माल प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? कृषि का व्यवसायीकरण कर किया बेटा। ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी? ये चाहती थी कि भारत में जो कच्चा माल बने वो ब्रिटेन में भेजा जा सके, ताकि उनकी जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कच्चा माल प्राप्त हो जाए। अच्छा इसका थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, उत्पादकता का निम्न स्तर। ठीक है, ब्रिटिश शासन के कारण जो उत्पादकता का जो स्तर था, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का जो स्तर था बहुत ज्यादा कम था। कम होने के बहुत सारे रीजन थे। क्या रीजन थे? पहले रीजन था कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का अभाव। जो कृषि क्षेत्र में जो सिंचाई सुविधाएं थी बिल्कुल भी नहीं थी। जो हमारी जो एग्रीकल्चर थी पूरी तरह से किस पे डिपेंड थी? हमारी एग्रीकल्चर पूरी तरह से डिपेंड थी रेन पे। अगर बारिश होती थी तो हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो उभर जाता था, हमारे ग्रो कर लेता था। अगर बारिश नहीं होती तो फसल बर्बाद हो जाया करती थी। उर्वरकों का कम उपयोग, उर्वरक का यूज बिल्कुल नहीं करते थे उस टाइम पे। उस समय पर उर्वरकों का यूज बिल्कुल नहीं किया करते थे। तकनीकी का निम्न स्तर, आप देख सकते हैं तकनीकी जो आजकल देखते हैं कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है विदेशों में या भारत देश में, उस टाइम पे तकनीकी का जो स्तर था बहुत ज्यादा कम था। इन सभी कारणों से जो उत्पादकता थी बहुत ज्यादा कम हुई। ठीक है, उत्पादकता का स्तर इसलिए कम रहा, ना तो सिंचाई सुविधाएं थी, ना ही बेटा कोई उर्वरक वगैरह का यूज कर रहे थे, और ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। हमारी जो एग्रीकल्चर थी पूरी तरह से किस पे डिपेंड थी? बारिश पे डिपेंड थी। तो इस तरीके से उत्पादकता बहुत ज्यादा कम रही। अब आप चौथा पॉइंट दे सकते हैं। चौथा पॉइंट दिया हुआ निवेश में कमी। किसमें कमी? निवेश में कमी। देखिए नीचे, ब्रिटिश सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निवेश नहीं किया। तो ब्रिटिश सरकार कृषि क्षेत्र का विकास करना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, कृषि क्षेत्र का विकास नहीं करना चाहती थी, उन्होंने उसके विकास के लिए निवेश नहीं किया, जिसके कारण बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ लगाना तथा जल के निकास के संभव नहीं हो पाया। देखो ना तो बाढ़ बाढ़ नियंत्रण क्या होता है बेटा? देखो आपको पता है कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ का पानी हर जगह फैल जाता है, जिससे हमारी जो खेती बाड़ी होती है पूरी तरह से क्या होती है? खराब हो जाती है। अब देखो जल आने जाने की कोई भी समस्या, जल आने जाने की कोई निकासी नहीं थी। तो ये सब चीजें जो थी वो ब्रिटिश सरकार नहीं कर पाई थी, और उसके लिए उन्होंने कोई निवेश नहीं किया। एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी निवेश उन्होंने नहीं किया। इससे हमारा जो कृषि क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ गया था। क्या गया था? पूरी तरह से पिछड़ गया था। इसमें आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं। विभाजन का विपरीत प्रभाव। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जब आजाद हुआ था तो 2 देशों में डिवाइड हो गया था, इंडिया तथा पाकिस्तान। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में विभाजन के कारण उपजाऊ भूमि का अधिकतम भाग पाकिस्तान में चला गया। देखो जो हमारी उपजाऊ भूमि थी उसका अधिकतम भाग कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। अब यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है विभाजन के कारण जूट उत्पादन करने वाला अधिकतर हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान का भाग बन गया। देखो जहाँ पे जूट का उत्पादन होता था इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा, वो अब पूर्वी पाकिस्तान का भाग हो गया। आज के समय वो बांग्लादेश है। जहाँ पे इंडिया में जूट का उत्पादन होता था वो क्या हो गया? पूर्वी पाकिस्तान का भाग बन गया, जो कि आज बांग्लादेश है। और हमारा जो जूट इंडस्ट्री थी जहाँ से हमें जूट उत्पादित किया जाता था पूरी तरह से क्या आ गई? पूरी तरह से गिर गई, जिसके कारण भारत का जूट उद्योग में भारी कमी आई, जिससे हमारा क्या हुआ? जूट उद्योग में भारी ज्यादा कमी आ गई। तो इसका मतलब क्या है? जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए तो हमारा जो जूट की बहुत सारी बेटा जहाँ खेती हुआ करती थी, जो जूट का बेटा बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया था, ग्रोइंग एरिया था या उपजाऊ भूमि थी, वो कहाँ चलेगी? पाकिस्तान के अंदर चलेगी। और इससे हमारा जो जूट उद्योग था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, उसमें भारी कमी आई थी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कृषि के व्यापारीकरण के साथ अकाल में वृद्धि हुई। देखो जब कृषि का व्यापारीकरण हुआ तो इससे अकाल कैसे बढ़े, अब नीचे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए बेटा, कृषि के व्यवसायीकरण
से व्यावसायिक कृषि का विस्तार हुआ। देखो, जब कृषि का व्यापारीकरण हुआ तो व्यवसाय माने व्यापारिक कृषि को बहुत ज्यादा फैल गई। व्यापारी जो कृषि थी यानी कैश क्रॉप्स थी, बहुत ज्यादा क्या हो गई, फैल गई, बहुत अधिक हो गया, जिसके कारण खाद्य फसलों की काफी कम हो गई। अब देखो किसानों ने क्या किया, केवल व्यापारिक फसलों का ही उगाया, जिससे मार्केट में खाद्य फसलों की बहुत ज्यादा कमी हो गई। कृषि के व्यापारीकरण से केवल व्यापारिक फसलों को उगाया गया, जिससे बेटा जो खाने वाली फसलें होती हैं, गेहूं चावल वगैरह होते हैं, उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा कमी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, खाद्य फसलों की कमी के कारण उनकी बाजार में कीमत बहुत अधिक हो गई। देखो, जब खाद्य फसलों की कमी हो गई तो खाद्य फसलों की जो कीमत थी बाजार में बहुत ज्यादा हो गई, जो सूखे का कारण बनी। अब देखो क्या हो गया, जब फसलें बहुत ज्यादा हो गई तो किसान क्या करते थे, अब पहले क्या, अब मार्केट ये फसल खरीद के लाते ज्यादा दामों पर। अब जो छोटे छोटे किसान है, इसके पास पैसा नहीं हुआ करता था, वो उन फसलों को कैसे खरीदेगा, जब उन फसलों को नहीं खरीदेगा, जिससे क्या होगा, भूखा मरेगा। और सूखा सूखा पड़ा था बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में, जिससे काफी लोगों की क्या हुई थी, मौत हुई थी। आगे देखिए लिखा हुआ है, किसानों को अपनी खाद्य आवश्यकताओं को शहरों की दुकान से खरीदना पड़ता था। अब देखिए यहाँ पे, पहले क्या होता था कि पहले किसान खुद के लिए खेती करते थे, लेकिन जब अंग्रेज लोग आए तो कृषि का व्यापारीकरण हुआ। और व्यापारीकरण से क्या हुआ, व्यवसायिक कृषि का बहुत ज्यादा विस्तार हो गया। जब व्यवसायिक कृषि हो गई तो हमारी जो खाद्य फसलें होती हैं उसकी बहुत ज्यादा कमी हो गई। कमी होने से उसकी मांग, कमी होने से क्या हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई, और कीमत बढ़ने से जो छोटे किसान थे उनको नहीं खरीद पाए, इससे वो क्या हो, सूखे का शिकार हो गए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान, क्वेश्चन ये है, ब्रिटिश शासन काल के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति थी। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे तो हमारा औद्योगिक क्षेत्र कैसा था। ठीक है, दी क्वेश्चन दी आंसर क्या है इसका, पहली स्थिति थी वी औद्योगिकरण। वी औद्योगिकरण का क्या मतलब होता है, इसे इसी के कारण हस्तशिल्प उद्योग का क्या होता है, पतन हुआ था। देखिए वी औद्योगिकरण क्या होता है, जब उद्योग को का विकास नहीं किया जाता तो उसे उस नीति को वी औद्योगिकरण कहते हैं। देखो, जब उद्योग विकास नहीं होता तो उस नीति को वी औद्योगिकरण कहा जाता है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं लगती। देखो अंग्रेज यही चाहते थे, जो ब्रिटिशर्स थे यही चाहते थे कि भारत में कभी भी उद्योग का विकास ना हो सके। ठीक है, भारत में कभी भी उद्योग विकास ना हो सके, तो उस नीति को क्या कहते हैं, वी औद्योगिकरण कहा जाता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, वी औद्योगिकरण के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य। देखो बी वी औद्योगिकरण के पीछे इसका क्या उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था, देखिए तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि वह सस्ती दरों पर भारत से कच्चा माल प्राप्त करना चाहते थे। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, वो सस्ती दरों पर भारत से कच्चा माल प्राप्त करना चाहती थी, वो भी सस्ती दरों पर, ताकि ब्रिटेन में उपस्थित आधुनिक उद्योगों द्वारा प्रयोग किया जा सके। वाह जी वाह, देखो भारत से वो क्या करेगी, सस्ता माल खरीदेगी, कच्चा माल खरीदेगी, और ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री चल रही है वहां पहुंचा देगी, जिससे क्या हो जाएगा, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पहला तो उद्देश्य ये था कि भारत से वो कच्चा माल खरीदना चाहते थे। क्यों खरीदना चाहते थे, कि जो ब्रिटेन में जो उनकी इंडस्ट्री चल रही है, वो वहां उस माल को, अच्छे माल तक वहां तक पहुंचा सके, ताकि जो उनकी इंडस्ट्रीज हैं, जो उनके उद्योग हैं, वो क्या फल फूल सके और काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ब्रिटिश उद्योगों से बनी वस्तुओं को भारतीय बाजार में ऊंची कीमत पे बेचना चाहते थे। अब देखो, यहाँ से सस्ते में ले जाएंगे रॉ कच्चा माल, वहां से वस्तु को बनाकर भारत में ही भेजेंगे। भारत को एक बाजार बनाना चाहते थे। जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज लोग थे, भारत को क्या बनाना चाहते, एक बाजार बनाना चाहते थे, कि यहाँ से सस्ते में माल खरीदेंगे, कच्चा माल ब्रिटेन में ले जाएंगे, ब्रिटेन में क्या करेंगे, माल को बना के दोबारा भारत में बेचेंगे। तो कितना बड़ा उद्देश्य था इनका भारत को लूटने का, देखिए बेटा आप। अच्छा, समझ में आया विऔद्योगीकरण क्या होता है। विऔद्योगीकरण का मतलब ये होता है कि अगर जब जब कभी भी उद्योग का विकास नहीं किया जाता तो उस नीति को विऔद्योगीकरण कहते हैं। और विऔद्योगीकरण के पीछे अंग्रेजों का ये उद्देश्य था कि वो भारत से कच्चा माल सस्ते में खरीद कर कहाँ बेचना चाहते थे, ब्रिटेन भेजना चाहते थे। और ब्रिटेन में क्या था, उसी माल से निर्मित वस्तु बनाकर भारत में वो ज्यादा कीमत पर बेचना चाहते थे। दोनों तरीके से वो अपना फायदा उठाना चाहते थे। अच्छा, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है इसमें, हस्तशिल्प उद्योग के पतन के विपरीत प्रभाव। देखो हस्तशिल्प जब उद्योग का पतन हो गया तो उसके बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़े। हस्तशिल्प उद्योग का पतन क्यों हुआ, इसके मैं नेक्स्ट, इसके आगे क्वेश्चन में बताऊंगा इसके क्या रीजन थे। अभी ये सुन लीजिए कि हस्तशिल्प उद्योग के पतन के विपरीत प्रभाव क्या पड़े। ठीक है, देखिए तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण बेरोजगारी बहुत अधिक होगी। अब ओबियसली बात है, आप देखियो जब हमारे में इंडिया में पहले हस्तशिल्प उद्योग बहुत ज्यादा फैले हुए थे, पूरी इंडिया में बहुत लोग हस्तशिल्प उद्योग का कार्य किया करते थे। लेकिन जब हस्तशिल्प उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गया तो इससे क्या हो गए, लोग, बहुत सारे लोग क्या हो गए बेटा, बेरोजगार हो गए, रोडों पे आ गए। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है,
भारत निर्मित वस्तुओं का आयात करने लगा, क्योंकि भारतीय वस्तुओं ब्रिटेन में मशीनों द्वारा बनी वस्तुओं से सामने नहीं टिक सकी। अब देखो क्या होगा इसके कारण, देखो जब हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया तो इसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटेन से बहुत सारी वस्तुएं भारत में आने लगी, यानी भारत क्या करने लगा, ब्रिटेन की वस्तु को आयात करने लगा। जब आयात क्यों क्यों करने लगा, क्योंकि ब्रिटेन से बनी वस्तुएं एक तो सस्ती हुआ करती थी, उनकी क्वालिटी भी अच्छी हुआ करती थी, और इंडिया की में बनी वस्तुएं उनके सामने नहीं टिक सकी। इंडिया की बनी वस्तुएं उनके सामने नहीं टिक सकी, क्योंकि वो हाथ से बनती थी, इतनी ज्यादा आकर्षित नहीं हुआ करती थी, तो ये प्रभाव पड़े थे हस्तशिल्प उद्योग के। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट लिखा है कि पूंजीगत वस्त्र उद्योग का अभाव। ठीक है, पूंजीगत वस्त्र उद्योग का अभाव का मतलब क्या होता है, ऐसे उद्योग जो मशीनों उपकरणों का निर्माण करते हैं उन्हें पूंजीगत उद्योग कहा जाता है। देखो ऐसे उद्योग जो मशीनों को बनाते हैं, उपकरणों को यानी पुर्जों को बनाते हैं, तो ऐसे उद्योग को पूंजीगत उद्योग कहा जाता है। तो ब्रिटिश शासन में पूंजीगत उद्योग को प्रोत्साहित नहीं मिला। देखो जब भी ब्रिटिश शासन ने कभी भी पूंजीगत उद्योग को प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि भारत में पूंजीगत उद्योग स्थापित हो, वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कभी पूंजीगत उद्योग को प्रोत्साहित नहीं किया। इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ब्रिटिश सरकार हमेशा भारतीयों का पूंजीगत वस्तुओं को, देखो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीय हमेशा पूंजीगत वस्तुओं के लिए हमेशा किस पे डिपेंड रहे, वो ब्रिटेन पे डिपेंड रहे। वो हमेशा ये चाहते थे कि जो भारतीय लोग हैं वो पूंजीगत वस्तुओं के लिए कहाँ पे डिपेंड रहे, ब्रिटेन पे डिपेंड रहे। अब एक बात मुझे बताइए, अगर भारत अपने देश में ही ये वस्तु बना लेगा तो क्या हम उस पर डिपेंड रहेंगे? तो ये तो नहीं चाहते, वो यही चाहते थे कि भारत के जो लोग हैं वो हमेशा ब्रिटेन पे डिपेंड रहें, इसलिए उन्होंने कभी पूंजीगत वस्त्र उद्योग को स्थापित नहीं किया। इसका फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद में निम्न योगदान। सकल घरेलू उत्पाद में निम्न योगदान, देखिए यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बहुत थोड़ा था, बहुत कम था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में उद्योग का विकास नहीं होने दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, भाई जब ब्रिटिश सरकार ने हमारे पूंजीगत उद्योग का विकास होने नहीं दिया तो उसका योगदान जीडीपी में कहाँ से आ जाएगा? तो जीडीपी में हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बहुत कम रहा। क्यों कम रहा? क्योंकि जब वो स्थापित नहीं किए गए, ब्रिटिश सरकार ने उसको कभी प्रोत्साहित नहीं किया, तो वो इसलिए वो कभी भी जीडीपी में अपना योगदान नहीं दे सके। इसमें आप पांचवा पॉइंट देख सकते हो, सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित भूमिका। ठीक है, तो यहाँ पे जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका थी वो बहुत ज्यादा सीमित थी। हमारा सार्वजनिक क्षेत्र केवल रेलवे, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह तथा कुछ अन्य उद्यमों तक ही सीमित रहा। देखो जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र था वो कुछ ही जगहों तक सीमित रहा। जैसे सार्वजनिक किस में था, रेलवे में था, विद्युत उत्पादन में था, संचार में था, बंदरगाह में था, और जगह ये विस्तार नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र था वो में से पिछड़ कर ही रह गया। तो इस वीडियो में ना आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, आने वाली वीडियो में और क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो एक इनको ध्यान से आप देख लीजिएगा। ठीक है।